वित्त आयोग चल रहा है। आर्टिकल 280 एक पॉइंट इसमें 281 हो गई तो ये क्या है देखो 280 हो गया पूरा। फिर दो आर्टिकल्स बताए थे वित्त आयोग से रिलेटेड, आपको दो आर्टिकल्स बताए थे वित्त आयोग, इससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स बताए थे। कौन सा है 280 और दूसरा कौन सा है 281। ये दो आर्टिकल्स बताए थे। वित्त आयोग से रिलेटेड एक चीज बताई थी कि कोई और भी हमारा वित्त आयोग होता है, ये हमारा केंद्र वाला है, ये कौन सा है ये केंद्र का है। इसके अलावा बताया था राज्यों का वित्त आयोग, राज्य वाले आपको दो आर्टिकल्स बताए थे। एक कौन सा 243 आई और दूसरा था 243 आई। ठीक है, ऐसे दो आर्टिकल हमारे यहां पर आते हैं। 243 आई यहां पर कौन सा वित्त आयोग है, ये हमारा राज्य का वित्त आयोग भी है, लेकिन कौन सा है पंचायतों के लिए, ये हमारा पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग है। और 243 आई यहां पर कौन सा है, यहां पर नगर पालिकाओं का वित्त आयोग, नगर पालिका के लिए वित्त आयोग। ये हमारा वित्त आयोग हो जाएगा और ये हमारा केंद्र वाला वित्त आयोग हो जाएगा। 280 के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए किस तरीके से हमारा वित्त आयोग का गठन होता है, कौन कौन अध्यक्ष सदस्य वगैरह ये होते हैं। आर्टिकल 281 बताता वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट। वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में है 281। ठीक, तो बाई चांस अगर आपसे वित्त आयोग का कॉन्सेप्ट पूछा है कौन से आर्टिकल में है तो फिलहाल 280 मिलेगा। अगर 280 नहीं भी मिलेगा तो कौन सा आर्टिकल मिल जाएगा 281 मिल जाएगा। इसमें क्या दिया गया है वित्त आयोग की रिपोर्ट, और इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, ये राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखवाते हैं, इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, डायरेक्ट वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में नहीं जाती है। वित्त आयोग की रिपोर्ट पहले किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। और इस रिपोर्ट में होता क्या है, इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जितना भी धन है उस धन में केंद्र का हिस्सा कितना होगा और राज्यों का हिस्सा कितना होगा, ये बताया जाता है इस वित्त आयोग की रिपोर्ट में। और इसी में बताया जाता है कि राज्यों में हमारे 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों को वित्त जो आवंटित किया गया है इसमें से कितना हिस्सा कौन से राज्य को मिलेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, वित्त आयोग डिसाइड करता है। ये पूरी रिपोर्ट बना के सौंप देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति डिस्कस करने के लिए कहां रखवाएंगे, संसद में। कितने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आर्टिकल 281 में। ये जितने भी राज्य हैं 28 राज्य बताया आपको, तो सभी राज्यों को बराबर तो मिलेगा नहीं, जिस राज्य को जितने धन की जरूरत है उतना ही धन दिया जाएगा। और ये इस बात की सिफारिश कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग की हर सिफारिश को मानना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो भी सिफारिश नहीं मानने के सामान्यतः संसद में उसका कारण बताया जाता है कि हम वित्त आयोग की सिफारिश को क्यों नहीं मान रहे। कितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने नोट कर लो। इसके पॉइंट 281 क्या अनुच्छेद 281 के अनुसार, अनुच्छेद 281 के अनुसार अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को, राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं। अगला पॉइंट, संसद इस रिपोर्ट पर, संसद इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है। संसद
संसद इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट। किस राज्य को कितना धन, किस राज्य को कितना धन आवंटित किया जाएगा, इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। तो रिपोर्ट अगर पूछी जाए तो रिपोर्ट कौन से आर्टिकल में है? 281 में है। और वित्त आयोग के बारे में पूछा कौन से आर्टिकल में है? 280। ठीक है, एक बार ध्यान रखना। अब जितने भी ये सिफारिशें करेगा, इन्हीं सिफारिशों के आधार पर आपको धन दिया जाएगा, जिसको लोग ग्रांट कह देते हैं, अनुदान कह देते हैं। अनुदान दिया तो 2 आर्टिकल बताए थे। कौन कौन 2 आर्टिकल था जिसमें अनुदान ग्रांट का प्रावधान किया गया? 2 आर्टिकल आता है, देखो यहाँ से 275 और 282। कौन कौन सा ग्रांट है? दोनों 275 में कौन सा, 282 कौन सा? स्टेट्यूटरी। इसमें कौन सा हो जाएगा? स्टेट्यूटरी। और 282 में ये डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। ये हमारा डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी अनुदान दिया जाएगा वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। और ये मामले की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग सिफारिश करता है। 275 के तहत जो भी ग्रांट दिया जाएगा ये सेंटर स्टेट को देगा। ठीक है, और ये वाला जो था डिस्क्रिशनरी, ये सेंटर स्टेट को दे सकता है, स्टेट को दे सकता है, स्टेट सेंटर को दे सकता है। ठीक है, ये अपने मन पर डिपेंड करता है कि चाहे वो देना चाहे तो दे और ना देना चाहे तो किसी तरीके की परमिशन नहीं। ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित है? वित्त आयोग से ही डायरेक्ट संबंधित है। डायरेक्ट केवल 2 आर्टिकल से संबंधित है। एक कौन सा? 280 और दूसरा कौन सा? 281। यहाँ तक की बातें क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये वाली वित्त आयोग के बारे में हो गए। अब धन से ही संबंधित कुछ चीजें और होती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई बार लोन लेती है, ऋण लेती है। अब ऋण लेने के क्या क्या प्रोसेस है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोन दे सकती है। जैसे मान लिया ये तरफ हमने ले लिया केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरा में ले लिया राज्य सरकार। किस तरीके से ऋण लेने का प्रावधान किया जाता है? केंद्र सरकार के बारे में बात करें तो पहली बात ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार भारत से बाहर और भारत के अंदर कहीं से भी ले सकती है। भारत से बाहर भी लोन ले सकती है, भारत से बाहर से भी लोन ले सकती है। किसी अन्य देश से अगर लोन लेना है तो ऐसा लोन किसको मिलेगा? केंद्र सरकार। जापान से लोन लेना है, अमेरिका से लोन लेना है, किसी भी देश से लोन लेना है तो ऐसे में लोन किसको मिलेगा? केंद्र सरकार को मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार केवल भारत के अंदर से, केवल भारत के अंदर से लोन ले सकती है। किसी भी अन्य देश से राज्य की सरकार लोन नहीं ले सकती। ठीक है, पहला पॉइंट लेना है कि केंद्र सरकार भारत से भी लोन ले सकती है। किसी राज्य से लोन ले लिया या फिर अपनी किसी संस्था से लोन ले लिया, आरबीआई से लोन ले लिया, किसी से लोन ले सकते हैं, लेकिन भारत से बाहर से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार किसी भी बाहर की किसी संस्था से लोन नहीं ले सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर भारत सरकार चाहे भारत के अंदर से भारत के बाहर से अगर कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई कोलेटरल देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं गारंटी। ऐसे लोन मिल जाता है और कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कोलेटरल रखना पड़ता है, तो गारंटी देनी पड़ती है। तो गारंटी के तौर पे क्या होता है? गारंटी के तौर पे भारत की संचित निधि होती है। भारत की संचित निधि। भारत सरकार जब भी किसी से लोन लेगी तो उसके लिए गिरवी किसको? गिरवी देने के कोलेटरल के तौर पे कोलेटरल में क्या दिया जाएगा? संचित निधि। अगर लोन ना निपटा पाए तो संचित निधि से आपको पैसा दे देंगे। इस तरीके तो संचित निधि की गारंटी पर भारत सरकार भारत के अंदर या बाहर से कहीं से भी लोन ले सकती है। लेकिन राज्य की अगर बात करें तो पहली बात तो राज्य सरकार केवल भारत के अंदर से लोन ले सकती है और इसके लिए कोलेटरल क्या रखेगी? कोलेटरल रखेगी राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि के बेस पर
सकती है, लोन ले सकती है। और देखो अगर मान लिया राज्य की संचित निधि को गिरवी रख के राज्य सरकार ने लोन लिया, इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है इसकी गारंटी, इस राज्य की लोन की गारंटी कौन ले सकता है? केंद्र सरकार ले सकती है। केंद्र सरकार भी इनकी लोन की गारंटी ले सकती है। मान लिया राज्य सरकार ने अपनी संचित निधि के बेस पे अगर लोन नहीं लिया तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति गारंटी दे सकता है। गारंटी कौन दे देगा? केंद्र सरकार। अगर ये पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे पैसा। जैसे मान लिया एक तरफ है उत्तर प्रदेश सरकार, एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश सरकार, एक तरफ होगी हमारी केंद्र सरकार, ऐसे तीन मिनिस्टर ले लिया। मान लिया उत्तर प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश से लोन लेना है, तो मध्य प्रदेश से अगर लोन लेना है तो उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की सरकार किस बेस पे लोन लेगी? अपने राज्य की संचित निधि के बेस पे। एक तो ये तरीका है मध्य प्रदेश से लेके, देखो हमारे पास इतनी बड़ी संचित निधि है और ये काम चलाने के लिए पैसे दे दो, अगर पैसे ना निकल पाए तो संचित निधि में पैसे दे देंगे। ये तो ये गारंटी। अगर मान लिया उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संचित निधि में से पैसा ना देना चाहे, संचित निधि के आधार पर ना देना चाहे, तो वहां पर गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार कहेगी मध्य प्रदेश सरकार से आप इन्हें पैसे दे दो, अगर किसी तरीके की कोई भी गारंटी की दिक्कत आती है तो पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार पैसा देगी। ये तो ये तरीका अपना सकते हैं राज्यों को लोन के संबंध। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार कहां से पैसा दे सकती है? विदेशों से भी पैसा दे सकती है और भारत के अंदर से पैसा दे सकती है। पहला पॉइंट किसके बेस पे देगी? भारत की संचित निधि पे। राज्य सरकार क्या करे? तो राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से पैसा ले सकती है इसके बेस पे, और केवल अपने भारत के अंदर किसी अन्य देश से कोई भी राज्य सरकार पैसा नहीं ले सकती। दूसरा पॉइंट, अगर ये संचित निधि के बेस पे ना लेना चाहे तो गारंटी कौन दे सकता है? केंद्र सरकार गारंटी दे सकती है। बस यहाँ पे नियम ये होता है कि अगर केंद्र सरकार ने उस राज्य को गारंटी देकर कोई लोन दिया है तो जब तक ये पैसा निपटा नहीं दिया जाएगा तब तक दूसरा लोन नहीं मिलेगा, तब तक दूसरा किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, राज्य के भारत के अंदर से भी नहीं मिलेगा जब तक केंद्र सरकार ने गारंटी दी है, और जब तक राज्य ने उस पैसे को वापस नहीं कर दिया है, तो पूरा पैसा या उसका थोड़ा हिस्सा जब तक वापस नहीं कर दिया है तब तक भारत सरकार उसके लोन लेने पर क्या कर देगी? प्रतिबंध लगा देगी। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना है। उसके आगे नोट कर लो अगला पॉइंट, ऐसे लिखो ऋण लेने के नियम, ऋण या लोन लेने के नियम। इसमें लिखो पहला पॉइंट, भारत सरकार भारत के अंदर, भारत सरकार भारत के अंदर या भारत के बाहर से, या भारत के बाहर से ऋण ले सकती है, ऋण ले सकती है। अगला पॉइंट, ऐसे ऋण के लिए, ऐसे ऋण के लिए भारत सरकार, ऐसे ऋण के लिए भारत सरकार भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि की गारंटी दे सकती है, भारत की संचित निधि की गारंटी दे सकती है। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार केवल भारत के अंदर, केवल भारत के अंदर राज्य की संचित निधि, केवल भारत के अंदर राज्य की संचित निधि
के आधार पर, राज्य की संचित निधि के आधार पर ऋण ले सकती है, ऋण ले सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही कि भारत सरकार कहीं से भी ले सकती है और राज्य सरकार केवल और केवल भारत सरकार के अंदर से ले सकती है। कौन तरीका हो गया, यहाँ पर भारत सरकार की संचित निधि को बेस बनाया जाएगा और यहाँ पर राज्य सरकार की संचित निधि को बेस बनाया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखो, उसका अगला पॉइंट देखो, किसी राज्य सरकार को, किसी राज्य सरकार को ऋण लेने के लिए, किसी राज्य सरकार को ऋण लेने के लिए, ऋण लेने के लिए राज्य की, नहीं भारत की, ऋण लेने के लिए भारत की सरकार, भारत की सरकार, भारत की संचित निधि, भारत की सरकार, भारत की संचित निधि की गारंटी दे सकती है, भारत की संचित निधि की गारंटी दे सकती है। ठीक है, मतलब राज्य को अपनी संचित निधि से तो मिल ही सकता है लोग, अगर राज्य चाहे, मतलब केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार अपनी संचित निधि की गारंटी देकर के राज्य को लोन ऐसा दिला सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, यदि केंद्र सरकार ने, यदि केंद्र सरकार ने भारत की संचित निधि के आधार पर, यदि केंद्र सरकार ने भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार को, राज्य सरकार को ऋण उपलब्ध कराया है, ऋण उपलब्ध कराया है, तो ऋण उपलब्ध कराया है तो राज्य सरकार, तो राज्य सरकार जब तक, तो राज्य सरकार जब तक ऐसा ऋण, ऐसा ऋण नहीं चुका देती, तो राज्य सरकार जब तक ऐसा ऋण नहीं चुका देती तब तक, तब तक केंद्र सरकार, तब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार के, तब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार के दूसरे ऋण लेने पर, दूसरे ऋण लेने पर रोक लगा सकती है, रोक लगा सकती है। मतलब जब तक पुराना लोन नहीं चुका देंगे तब तक केंद्र सरकार दूसरा लोन नहीं देगी, क्योंकि गारंटी किसने दी है, केंद्र सरकार ने दी है। अगर राज्य सरकार की गारंटी होती तो दूसरा राज्य को दे जाते, चाहे वो दोबारा लोन दे या ना दे। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश से लोन लिया था और उत्तर प्रदेश की संचित निधि के आधार पर लिया, मध्य प्रदेश ने एक बार लोन दे दिया, अब पता लगे उत्तर प्रदेश ने दोबारा लोन नहीं उठाया और फिर से कहे और लोन दे दो, तो मध्य प्रदेश के ऊपर डिपेंड करता है कि उसी संचित निधि के आधार पर लोन दे या ना दे। लेकिन अगर ऐसी गारंटी केंद्र सरकार ने दी है तो तब तक और लोन नहीं मिलेगा जब तक पुराना वाला लोन नहीं चुका दिया जाएगा। इस तरीके ये होते हैं लोन लेने के नियम, किस तरीके से कहां पर लोन मिलता है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे और पड़ोसी किसी देश से अगर लोन लेना चाहे तो ले सकती कि नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है। ठीक है, कैसे करके उसको मिलेगा, केंद्र सरकार के माध्यम से मिलेगा, केंद्र सरकार लोन लेगी और उसका राज्य को देगी। ठीक है, राज्य की सरकारें किसी भी अपने देश
साथ कोई भी लोन नहीं ले सकती। आप देखो थोड़ा सा क्या जाता है प्रशासनिक संबंधों में एक चीज और देख लेते हैं कि प्रशासनिक संबंधों में एक चीज को देखते हैं क्या होता है। देखो प्रशासनिक संबंधों में एक चीज देखी थी वो कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज देखी थी। ऑल इंडिया सर्विसेज आपको 3 ऑल इंडिया सर्विसेज बताई थी। एक कौन सी वाली आईएएस, दूसरी कौन सी है आईपीएस और तीसरी आईएएफ। 3 हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। वर्तमान में हमारी 3 ही है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो सब बनाई गई थी और ये 1966 में ये बना दी गई। जैसे 3 हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज की आपको विशेषताएं भी बताई है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है इनकी नियुक्ति की अगर बात की जाए, नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए, ट्रेनिंग कौन देता है इनको? केंद्र सरकार इनको ट्रेनिंग देती है। इनके वेतन की बात अगर की जाए, वेतन कौन करता है इनको? केंद्र सरकार इनको वेतन देती है। इन पर तुरंत का कंट्रोल यानी कि रिसेंट का तुरंत का कंट्रोल अगर बात करें, तुरंत का कंट्रोल किसका होता है? ये राज्य सरकार का होता है। तुरंत का कंट्रोल राज्य सरकार का होता है। लेकिन अंतिम कंट्रोल की अगर बात करें, अंतिम कंट्रोल ये किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। हमारा केंद्र सरकार का होता है। इनको काम करने के लिए एक स्टेट अलॉट कर दिया जाता है, उसको कैडर, इनको एक कैडर दे दिया जाता है। उसी कैडर में इन लोगों को पूरी सर्विस अपनी करनी होती है। ये हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। इन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करें, ये कौन करता है? ये केंद्र का होता है। और जैसे केंद्र का होता है ऐसे ही हमारे होते हैं राज्यों की सेवा, राज्य की सेवा। तो हमने पढ़ा था 8-14 में केंद्र और राज्य के लिए सेवा। तो कुछ हमारी केंद्र के लिए सेवाएं होती हैं और कुछ किसके लिए सेवाएं होती हैं? राज्य के लिए सेवा होती है। केंद्र के लिए हमारी या तो ऑल इंडिया सर्विसेज होगी या फिर सेंट्रल सर्विसेज। फिर 2 प्रकार की, इन दोनों प्रकार की नौकरियों सामान्यतः किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? एक हमारा आयोग है, वो कौन सा है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा। एक बार संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज की नियुक्ति की जाती है। हर राज्य का अपना एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये सेंटर का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे राज्य का होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे उत्तर प्रदेश का कहाँ है? इलाहाबाद में। ऐसे सब जगह का हर राज्य का अलग अलग होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है मान लीजिए कोई राज्य छोटा है, उस राज्य का अपना आयोग नहीं है, किसी राज्य का अपना आयोग छोटा आयोग है। ऐसे में 2 राज्यों के लिए एक इकट्ठा अपना आयोग बन जाएगा, एक इनका आयोग और एक इनका आयोग, और 2 राज्यों का इकट्ठा आयोग बन जाएगा जिसको ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एक संयुक्त बना दिया जाएगा, उसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो सामान्य दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। सामान्यतः तो हमारा ये केंद्र का होगा, हमारा यूपीएससी होता है। हर राज्य का अपना स्टेट पीएससी होता है। लेकिन हर राज्य का अगर स्टेट पीएससी नहीं भी है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया जाएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो देखो संयुक्त लोक सेवा आयोग का पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अध्यक्ष एवं सदस्य ये करेंगे राज्य के लिए काम। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा काम किसके लिए करेगा? राज्य के लिए करेगा। जैसे मान लिया 2 छोटे राज्य ले लो कोई से, जैसे मान लिया गोवा ले लिया हमने, ये गोवा ले लिया, दूसरा वाला सिक्किम ले लिया। इनका अपना एक स्वतंत्र आयोग भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, मान लिया गोवा और सिक्किम छोटे छोटे राज्य हैं, इन दोनों राज्यों का एक अपना ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए। तो ये जितनी भी नियुक्तियां करेगा ये आयोग किसके लिए करेगा? इन दोनों आयोग के दोनों राज्यों के लिए करेगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस की वैकेंसी कराई जाती है, ऐसे ये लोग अपने राज्य के पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इस संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की बात करें तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इनको हटाने की बात करें तो हटाया किसके द्वारा जाता है? हटाया भी जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? संसद की सिफारिश पर। ठीक, बस ये थोड़ा सा अंतर हमारा राज्य लोक सेवा आयोग से थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर हम लोग बाकी के राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। हालांकि इनको हटाने का राज्यपाल
हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो वहां पर नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, और हटाते भी करते हैं। इतना अंतर हो जाता है हमारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर आपसे क्वेश्चन आए तो पहला पॉइंट तो ध्यान देना है कि ये क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटाते कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं, संसद की सिफारिश। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। यही चीज हमारी राज्य में करते हैं। तो राज्य की अगर बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश। ठीक, ये हमारा अंतर हो जाता है। इस बाकी काम वही करेगा ये वाला आयोग जो ये वाला आयोग करेगा। ठीक है, एक पॉइंट उसका नोट कर लो, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसलिए को पहला पॉइंट, यदि दो या दो से अधिक राज्य, यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र सरकार से, यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करें, केंद्र सरकार से अनुरोध करें तो उनके लिए दूसरे अधिक राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करें तो उनके लिए एक संयुक्त, उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसको बोलेंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया जा सकता है। उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया जा सकता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एवं संसद की सिफारिश पर, एवं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही, एवं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। आप देखो इसके बाद आगे देख लेते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस का किस तरीके से क्या क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से इनका ट्रेंड रहा है हमारे संबंधों का। देखो 1967 ईस्वी तक की अगर बात करें, 1967 ईस्वी तक, तो 1967 ईस्वी तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, केंद्र और राज्य संबंधों में कोई विवाद नहीं है किसी तरीके का, क्योंकि 1967 ईस्वी तक लगभग केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें काम करती है और राज्यों में कांग्रेस की सरकार काम करती है।
विवाद ही नहीं है, जो सरकार केंद्र में वही सरकार राज्य में, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। लेकिन 1967 के बाद ये ट्रेंड हमें ट्रेंड ऐसे बदल रहा है, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आ रही, ठीक है, तो राज्य केंद्र में पता लगे कांग्रेस की सरकार, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, तो ऐसे में संबंध आपस में खराब हो ही जाएंगे। तो 1967 के बाद ये ट्रेंड बदल गया, केंद्र और राज्यों के विवाद थोड़े से बढ़ने लगे। तो पहले विवाद के कारण समझे कि केंद्र और राज्यों के विवाद के कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से कारण इनके कारण जो भारत में केंद्र और राज्यों के विवाद बढ़ रहा है। तो पहला इसमें कारण हम देख सकते हैं तो राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, इनके बीच विवाद का एक कारण कौन सा है, राज्यपाल का पद, इसको देखें किस तरीके से विवाद का कारण। दूसरा अगर हम बात करें और इनके बीच विवाद का कारण क्या है, ऑल इंडिया सेंसस, ये भी इनके बीच विवाद का कारण केंद्र राज्य दोनों। और हम देखें अगला हमारे इनके बीच विवाद का कारण है आर्टिकल 256 356, ठीक है, ये भी एक विवाद का कारण हो जाएगा इनके बीच। और अगर बात करें कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का और क्या क्या कारण हो सकता है, यहाँ पे अगला एक विवाद का कारण हो सकता है कि जो आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 249, इसको लेकर भी कई बार आपको इनडायरेक्टली विवाद हो सकता है, याद रखिए विवाद का डायरेक्ट कारण नहीं होता है। अब आर्टिकल 249 और 356 एक बार बता दो दोनों में क्या है, 249 लेकर 356 में 356 में राष्ट्रपति शासन 249 राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, अगर राज्यसभा संसद को अथॉरिटी दे दे तो राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं, बहुमत बराबर कितना होना चाहिए। जब राज्यसभा ऐसा ऐसी अथॉरिटी देती है संसद को, तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में देने में बहुमत से पास होना चाहिए। होली का 2/3 सही है, बताओ सही है, प्रेजेंट होली का 2/3 मतलब क्वेश्चन समझे में क्वेश्चन क्यों पूछा, आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। ऐसे कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन देता है, राज्यसभा देती है। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है कि गलत है, प्रेजेंट बॉडी का 2/3, तुमने बताया प्रेजेंट बॉडी का 2/3, ये सही है कि गलत, सही है, बताओ बताओ सही है गलत, सही है, बताओ सही है, और बताओ बताओ हैं, सही है, सही है, सब लोग कहते सही है। तो आर्टिकल 249 के तहत अगर प्रेजेंट बॉडी के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो उस पर कानून कौन बनाता है, संसद। ये हमारे कुछ मेन कारण है राज्यों के अंदर भी विवाद है। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे राज्यपाल के पद की अगर बात करें तो राज्यपाल जो हो ये कार्यकारी अधिकारी यानी कह सकते हैं कार्यकारी प्रमुख कहाँ का होता है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है, किसी भी राज्य का सर्वोच्च हेड कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। लेकिन इस राज्यपाल की नियुक्ति, इस राज्यपाल की नियुक्ति ये कौन करता है, ये केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार करने वाला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगर राष्ट्रपति उस राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं और राज्य में पता लगे सरकार किसी दूसरी पार्टी की है तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उनकी विचारधारा का व्यक्ति, ठीक है, ये समस्या वाली बात है, क्योंकि राज्य की विचारधारा मशहूर है, केंद्र की विचारधारा मशहूर है। जैसे मान लिया वर्तमान में अगर बात करें तो केंद्र में सेंटर में किसकी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है। दूसरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ममता बनर्जी का, वहां पर किसकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अब इनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है, केंद्र मतलब बीजेपी और टीएमसी दोनों के हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो बताओ कि अगर पश्चिम बंगाल में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो किस व्यक्ति को बीजेपी नियुक्त करेगी, ऐसे व्यक्ति को जो बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति हो या ऐसे व्यक्ति को जो तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हो, बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति। वही सीधी बात है, पश्चिम बंगाल को कंट्रोल में लाके रखना है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो तृणमूल कांग्रेस का है तो एक तो वैसे ही नहीं बनती है बंगाल के साथ, और ऊपर से जिसके माध्यम से कंट्रोल करेंगे उसको भी ऐसा व्यक्ति बना दिया, तो ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो हमारे हिसाब से चले, और जब वो यहाँ पर जो इनका हेड है वो इनके हिसाब से चलेगा। और राज्य में सरकार किसकी है, टीएमसी की है, तो राज्य की सरकार और वहाँ के राज्य
राज्यपाल के लिए संबंध अच्छे बने रहेंगे या 36 का आंकड़ा उनके बीच बना रहेगा, उनके बीच 36 का आंकड़ा बना रहेगा। तो ये जो राज्यपाल का पद है, ये राज्यपाल का पद केवल केंद्र और राज्य के विवाद का कारण बन जाता है। राज्यपाल को कई बार यह होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के विवाद का एक कारण है। दूसरा ऑल इंडिया सेंसस की बात करें, देखो ऑल इंडिया सेंसस की बात करें, इसको हम लोग यूनिटरी सिस्टम के तहत कहते हैं। मतलब ये है कि ऑल इंडिया सेंसस किस रूप में काम करते हैं, ये यूनिटरी सिस्टम के रूप में काम करते हैं। आपको तीन प्रकार की शासन प्रणाली बताई थी, एक कॉन्फेडरेशन, दूसरी फेडरेशन और तीसरी कौन सी, यूनिटरी। नए शब्द तो नहीं लग रहे हैं, नए तो नहीं लग रहे हैं, बस तीनों के ऊपर विशेषता बता दो क्या क्या होती है। कॉन्फेडरेशन की क्या विशेषता होती है, कॉन्फेडरेशन की क्या विशेषता है? आप देखो, आप पुराना पढ़ के आओ, आगे कितना पढ़ोगे, आप पुराना बार-बार रिपीट थोड़ी होगा, आप पुराना वाला ही लोड के बार बार आएगा। आप कहो कि यहाँ पे यूनिटरी आया, आगे सब ये बात बता दो यूनिटरी क्या होता है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, समझे? हाँ, अलग होने का अधिकार होता है। कॉन्फेडरेशन में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है, यहाँ पर केंद्र को राज्य, केंद्र और राज्य अलग अलग होने का अधिकार नहीं होता। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? यहाँ होती नहीं, यहाँ पर राज्य ही नहीं होते, यहाँ पर सेंटर केवल होता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल इंडिया सेंसस की बात करें तो कैसी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, यूनिटरी को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम हमारा कैसा काम कर रहा है, हमारा सिस्टम फेडरल है, ठीक, लेकिन ये कैसा है, ये यूनिटरी है। तो सीधी सी बात है, भारत बीच में फंसा हुआ है, भारत बीच में फंसा हुआ है। तो ऑल इंडिया सेंसस कई बार राज्यों के कार्यकलाप में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप माना जाता है। कैसे करके, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे आईपीएस एक ऐसी सेवा है, ऑल इंडिया सेंसस की सेवा, ये काम कहाँ करेगी, राज्यों में। जैसे मान लिया वेस्ट बंगाल में ये काम कर रही है, वेस्ट बंगाल में कोई आईपीएस अधिकारी है, तो आईपीएस अधिकारी किसके कंट्रोल में काम करेगा, केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करेगा। लेकिन किसको चला रहा है, ये राज्य की पुलिस को चला रहा है। पुलिस राज्य की है और उस राज्य की पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, केंद्र सरकार का एक अधिकारी कर रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, यूनिटरी सिस्टम हो गया। तो राज्य और केंद्र के विवाद में अगला कारण कौन सा रहता है, ऑल इंडिया सेंसस, ये हो गया। तीसरा जब विवाद का एक कारण देंगे, तीसरा कौन सा है हमारा, 356, आर्टिकल 356 की बात करें। आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है, यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, कि अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो वहां पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना 356 के तहत क्या कर सकते हैं, राज्य की शासन लगा सकते हैं। पता है? तो ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। सिस्टम कैसा हो जाएगा, फिर यूनिटरी। राज्य की सरकार खत्म, जब राज्य की सरकार खत्म हो जाएगी तो वहां का सिस्टम कैसा हो जाएगा, यूनिटरी, एकात्मक सिस्टम हो जाएगा। तो आर्टिकल 356 का कई बार मिसयूज किया जाता है, इसका मिसयूज किया जाएगा तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विवाद का एक कारण हो जाएगा। तो आर्टिकल 356 के तहत जब भी केंद्र सरकार इसका मिसयूज करती है तो आर्टिकल 356 के तहत हमारा क्या होगा, केंद्र राज्य विवाद का एक कारण बन जाता है। आर्टिकल 356 से रिलेटेड आपको कोई विवाद बताया था, कोई केस आया था, कोई केस आया वो आर्टिकल 356 से संबंधित कौन सा, और बताओ कोई सा, कोई केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कोई विवाद बताया सर मेरे को, एसआर मुंबई पता था, एसआर मुंबई वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसी के संबंधित आर्टिकल 356, उसमें कहा गया था कि प्रोटेस्ट कहां पर किया जाना चाहिए, राज्य के सदन में किया जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, दिखाओ भाई बहुमत है कि नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल 356 से संबंधित है। ये सब का ये सब कारण केंद्र और राज्य के विवाद के कारण बन जाते हैं। तो इन विवादों के समाधान के लिए कई बार आयोग बने हैं, उन आयोगों ने सिफारिशें दी हैं, कौन कौन से आयोग बने हैं और क्या क्या सिफारिशें दी हैं, अभी लोग देखते हैं। पहले ये लिखा उसका केंद्र राज्य विवाद के केंद्र राज्य विवाद के बिंदु कहाँ कहाँ पर केंद्र राज्य विवाद है, ये
सब विवाद के कारण आपको ध्यान रखना है कौन कौन से केंद्र और राज्य में विवाद हो सकते हैं। नंबर 1, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक कारण है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक कारण है। हाँ, इसी पहले एक पॉइंट में आगे चलो। राज्यपाल, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख और राज्य की विधायिका के, और राज्य की विधायिका के अंग होते हैं, राज्य की विधायिका के अंग होते हैं। बताना तो शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो कार्यपालिका पूरी पूरी कार्यपालिका शक्ति किसके नाम से संचालित की जाएगी? राज्यपाल के नाम से। और ये विधायिका का भी एक होता है, विधायिका को होता है राज्यपाल और विधानसभा, दो से राज्य बनेगी और जहाँ दो सदनीय व्यवस्था वहाँ पर विधान परिषद को भी शामिल करके। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद में, एक बार रिपीट करके बता दो कौन कौन से राज्य? कर्नाटक हो गया, पहला वाला कर्नाटक, दूसरा कौन सा? उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोई दो सदनीय व्यवस्था है, यानी विधान परिषद है, बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं है। आगे देखो उसके आगे राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ, पहले नंबर में लिखो राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखो ये विवाद का कारण हो गया, मतलब ये तो राज्य का कार्यकारी रूप है और विधायिका का अनिवार्य अंग है, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये अनावश्यक सेम हो जाएगा। राज्य की तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो उसी में अपना राज्यपाल पर, राज्यपाल पर कई बार, राज्यपाल पर कई बार राज्यों के एजेंट, राज्यों के एजेंट होने का आरोप लगता है। राज्यों के एजेंट होने का राज्यपाल पर कई बार, केंद्र के एजेंट, केंद्र के एजेंट, केंद्र के एजेंट होने का, केंद्र के एजेंट होने का आरोप लगता है। केंद्र के एजेंट, एजेंट, केंद्र के एजेंट, एजेंट होने का आरोप लगता है। अब दूसरा नंबर लो, नंबर 2, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय शासन प्रणाली के, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय शासन प्रणाली के एकात्मक सिस्टम, एकात्मक यूनिटरी, एकात्मक सिस्टम को दिखाती है, एकात्मक सिस्टम को दिखाती है।
क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण बनाकर रखती है। किस तरीके से कि जितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं किसकी हैं? केंद्र की हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? राज्य में काम कर रहे हैं। अंतिम कंट्रोल किसके पास है? केंद्र सरकार के ही पास है। बस रिसेट का तुरंत का कंट्रोल किसके पास होता है? राज्य सरकार का। मतलब ये है कि अगर कोई अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है, वो कुछ भी मतलब ज्यादा अगर राज्य सरकार की बात नहीं मान रहा है तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? बहुत ज्यादा उसको सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको सस्पेंड कर सकती है, नौकरी से टर्मिनेट नहीं कर सकती है। नौकरी से टर्मिनेट करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार का। लेकिन पीसीएस अधिकारी को काम पैसा नहीं होता है। पीसीएस अधिकारी है तो किसके कंट्रोल में काम करेंगे? स्टेट के कंट्रोल में काम करेंगे। अगर सही काम किया तो ठीक, नहीं काम किया तो क्या कर सकते हैं? सेवा से बर्खास्त भी कर सकते हैं। लेकिन राज्य के सरकारें ऑल इंडिया संसद के अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर। ठीक है, जितने आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस वगैरह जितने एग्जाम होते हैं, इन सबको राज्य की सरकार क्या कर सकती है? तीनों पदाधिकारियों को, आईएएस, आईपीएस, आईआईएस, तीनों को क्या कर सकते हैं? राज्य की सरकार सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा राज्य की सरकार नौकरी से टर्मिनेट नहीं कर सकती। जिले के जिलाधिकारी है, फिर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक है, जितने भी लोग होते हैं, इनको राज्य की सरकार बहुत ज्यादा क्या कर देगी? सस्पेंड कर सकती है, इनको नौकरी से नहीं निकाल सकती। ठीक है, लेकिन अगर जो पीसीएस अधिकारी होते हैं उनको नौकरी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका अंतिम कंट्रोल किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। इनका अंतिम कंट्रोल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। इस तरीके से अगला पॉइंट देखो उसके आगे, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग केंद्र राज्य विवाद, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग केंद्र राज्य विवाद का एक कारण है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जब राज्यसभा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जब राज्यसभा संसद को जब राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, देती है, कानून बनाने का अधिकार देती है, तो ये राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर अनावश्यक
अनावश्यक हस्तक्षेप माना जाता है, अनावश्यक हस्तक्षेप माना जाता है। ठीक है, ये चीज में और एक आपको ऑनलाइन में हमने बताई थी, उसको सही कर देना है। स्टार्टिंग में बता दो बता रहा हूं क्वासी फेडरल सिस्टम, अभी फिर से आपको ध्यान आ गया क्वासी फेडरल सिस्टम। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? क्वासी फेडरल है। तो जब स्टार्टिंग में तो आपको सही का के साथ दोबारा हमने करवा दी, तो मेरे ख्याल से आपका केटी शाली पाया है, केटी शाली इसको हमने बताया था, उसको सही कर लेना है। कैसी हुई है के सी हुई है, अगर ये लिखे हुए हो तो उसको सही कर लो। हमें उसका अचानक ध्यान आया था आपको कि सर केटी शाली का है, केटी शाली का हुआ है, इसको सही कर लो। कैसी हुई है पहले जो स्टार्टिंग में वहां पे सही लिखा होगा। अभी जब केंद्र राज्य संबंध स्टार्ट किए थे वहां पे आपने लिखा होगा, वहां पे केसी केटी शाह लिखे वो होंगे, उसको केसी हुआ सही कर देना। ठीक है, जहां पे केंद्र राज्य संबंध अभी स्टार्ट होता है वहीं पे लिखा होगा, जहां पे केंद्र राज्य संबंध स्टार्ट हो वहीं भी बताया आपको। शासन प्रणाली के तीन तरीके होता है, वहीं पे लिखा होगा। मिला है? हाँ, केटी शाह लिखा हुआ है। हाँ, केसी वेयर कर लो इसको, केसी वेयर ऐसे जो स्टार्टिंग में लिखा हो वहां पर सही लिखा हो। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, पूछेगा किस तरीके से है? राष्ट्रीय शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभावी होगा। ये क्वेश्चन पूछा था 358 है, 358 है विकल्प में 358 सही है। देखो तो आप इसको देखो किस तरीके से क्या 352 आपको पढ़ाया गया 352। जब हम लोग मूल अधिकार पढ़े थे, मूल अधिकार में आपको ये बात बताई थी कि जितने हमारे मूल अधिकार होते हैं, जब भी आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाता है और अपने आप लागू होते ही अनुच्छेद 19 के तहत मिली हुई सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। बताइए आप बताइए। इसी वजह अगर बाकी के मूल अधिकारों को सस्पेंड करना हो तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे और 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार भी सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये वाला तो अपने आप लागू हो जाता है, ये वाला लागू करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के तहत कौन सा अनुच्छेद लागू हो जाता है। इस तरीके से अगर पूछा गया 358 आपको 358 नहीं मिलेगा। ठीक है, हां 358 नहीं मिलेगा। के द्वारा प्रभावित होता है, हां के द्वारा प्रभावित होता है। पूछना कौन सा प्रभावी हो जाएगा? 358 प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा। प्रभावी पूछा जाए तो कौन सा आर्टिकल प्रभावी होगा? 358 प्रभावी होगा और 359 अपने आप प्रभावी होगा, इसको करना पड़ेगा। इसको राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे, 359 के तहत मूल अधिकार सस्पेंड होगा, 20 और 21 को छोड़कर। पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा किसी तरीके से उसका मीनिंग इसी तरीके से निकल के आएगा। देखने के बाद हमने कौन सी शिफ्ट में था 6 की पहली में, चलो अगर हमने देखने के बाद इसी तरीके से मतलब इसकी मीनिंग ये निकल के आएगी कि 352 में 352 नहीं पूछा गया। अगर ये वाला आर्टिकल नहीं पूछा गया तो 358 पूछा गया होगा। ठीक, इसी तरीके से पूछा गया होगा कि कौन सा प्रभावी हो जाता है या कौन सा लागू हो जाता है। इसी तरीके से पूछा गया 358 नहीं मिला। मैं चेक अभी हम जाएंगे तो एक बार तो पेपर में देख लेते हैं 6 के क्वेश्चन कौन सा 243 क्यों नगर पालिका से संबंधित है। बताया था उन्होंने ऐसे 243 से 243 तक। हाँ ये आया था, ये सारे 6 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में था। वो 243 से 243 तक एक है पंचायती राज है। अब इसका देखो 243 ऊपर 30 से 243 जेड जी तक ये किससे है? ये नगर पालिका से संबंधित है। ये वाले आपको आर्टिकल की फॉर्म में बताएंगे किस तरीके से याद करना है। तो देखो यहाँ पी का पी क्यू पी का क्या जाएगा क्यू वाला ये वाली नगर पालिका है। ठीक है, तो ये वाला इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा पंचायती राज से, ये हमारा नगर पालिका से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन हमारा शायद सेकंड शिफ्ट में था 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। थर्ड तो दो ही शिफ्ट में होंगे, दो ही शिफ्ट थी। शाम वाली शिफ्ट में 3 से 5 उसमें था। हां दो ही शिफ्ट थी। तो शाम वाली शिफ्ट का एक बार शाम
बाकी का अगर आउटलैंग्वेज किसी और तरीके की लैंग्वेज होगी तो हम एक बार देख लेंगे क्या उसकी लैंग्वेज है। हाँ 359 अपने आप प्रभावी नहीं होगा उपरोक्त में से तो इसका 358 हो जाएगा। अगर 358 दिया हुआ है ये पूछा कि अपने आप कौन सा प्रभावी हो जाता है कौन सा लागू हो जाता है अपने आप इस तरीके का कर लेंगे तो 358 हो जाएगा। फिलहाल हम पूरा एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है या अगर आप लोगों को ध्यान हो पूरा एक क्वेश्चन या हम देख लेंगे इसको ठीक है देखने के बाद इस तरीके तो ये हमारे हो जाते हैं केंद्र आर्टिकल। ये आर्टिकल और नया हमारा आया अपना कौन सा 201 ये होते हैं 201 आर्टिकल 201 में केवल केंद्र और राज्य के विवाद का कारण बन जाता है। 201 में आपको बता दो 201 में क्या है ध्यान है आर्टिकल 201 में क्या है आर्टिकल 200 ध्यान है आर्टिकल 200 में क्या है नहीं ध्यान है आर्टिकल 111 ध्यान है 111 क्या है वीटो शक्तियां ये राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां है 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां और 200 में राज्यपाल की वीटो शक्तियां ठीक है ये मूल वीटो शक्तियां पड़ी है। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल होगा तो कौन सा है आर्टिकल 201 यहां पे 201 में क्या कहा गया है यहां पर राज्यों के विधेयकों के संबंध में राज्यों के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियां ये कौन से आर्टिकल में है 201 में। जब भी आपको बताया था कि अगर राज्य का कोई विधेयक है तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं या तो उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं। पहला विकल्प राज्यपाल के पास कौन सा होता है आर्टिकल 200 के अपनी अनुमति दे दी। दूसरा विकल्प राज्यपाल के पास क्या हो सकता है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। तीसरा विकल्प कौन सा हो सकता है उस विधेयक को खारिज कर देना और चौथा एक विकल्प कौन सा होता है उस विधेयक पर कुछ ना करना यानी कि फॉरवर्ड वीटो कर देना। ठीक है ऐसे करके ये विकल्प बता दें। इनके अलावा राज्यपाल का एक विकल्प और होता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो या तो संघीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है या तो संघीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है या फिर न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर रहा है तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल क्या करेंगे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देंगे। पता है ना अब इस विधेयक पर कानून पूरी अथॉरिटी किसकी लागू हो जाएगी राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल के तहत 201 के तहत लागू हो जाएगी। अब राष्ट्रपति जो इस विधेयक पर क्या कर सकते हैं इस विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति खारिज कर सकते हैं और इस विधेयक को राष्ट्रपति कॉपी भी कर सकते हैं। सब काम कर सकते हैं राष्ट्रपति बस यही विवाद का एक कारण है। जब भी राज्य का कोई विधेयक है राष्ट्रपति ने अगर उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया और राज्य के विधानमंडल ने फिर से पारित करके अगर भेजा तो राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता नहीं है कि उस विधेयक पर अनुमति दे उसको फिर से लौटा सकते हैं कितनी भी बार लौटाए। मतलब अगर राज्य केंद्र की सरकार अगर अपने लागू हो जाए तो राज्य के विधेयक को पारित ही नहीं होगी। ठीक है राज्यपाल ने यदि आरक्षित कर देना आरक्षित कर लिया और भेजा कहाँ राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति को पारित ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। ठीक है बार बार उसको पुनर्विचार कर रहे हैं खारिज कर दे रहे हैं पारित ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये राज्य पर क्या हो जाएगा केंद्र का कंट्रोल हो जाएगा तो राज्य के विधेयक को पारित ही होने देना। कभी तमिलनाडु का जो विवाद है केंद्र और तमिलनाडु का विवाद यही है आर्टिकल 201 के तहत बताया आपको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने कहा भी था कि ये सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकते दादा कि वो इसी बात विवाद में कहा क्योंकि ये तो ये पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद भी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी टाइम लिमिट नहीं जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति रोके रखे। ठीक है तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डिसीजन लो 3 महीने में आप डिसीजन ले लो चाहे खारिज करो चाहे साइड करो पुनर्विचार करो कुछ भी करो 3 महीने में डिसीजन लो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो यही पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि राष्ट्रपति भारत की सर्वोच्च विधायक है और उनको सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। ठीक तो ये आर्टिकल 201 में क्या है ये विवाद का एक कारण है रिसेंट का करंट अफेयर्स का भी है। ठीक है तो ये करंट अफेयर्स के तौर पे भी है 22 पूछ लिया जाए कौन से राज्य से संबंधित है तमिलनाडु से संबंधित वाला विवाद है। जस्ट 3-4 मिनट में आपका ये बात है एक क्वार्टर उसके अगले देखो अनुच्छेद 201 भी
के बीच, अनुच्छेद 201 भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक कारण बनता है, विवाद का एक कारण बनता है। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जब राज्य का कोई विधेयक, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जब राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए, जब राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तब राष्ट्रपति पर उस विधेयक के संबंध में, तब राष्ट्रपति पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लेने के लिए संविधान में समय सीमा का उल्लेख, संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। आप देखो ये इसमें विवाद क्या हुआ, जैसे मान लिया तमिलनाडु की सरकार है और ये लगभग 2021 से विवाद से हुए हैं, 2021 के बाद बहुत से विधेयक ऐसे थे जो केंद्र सरकार के विचार के लिए आरक्षित बहुत से विधेयक थे और समाधान पर डिसीजन नहीं किया गया, ठीक। तो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को निर्देशित किया था कि आप 3 महीने का समय ले लो और 3 महीने के अंदर डिसीजन ले लो, मतलब चाहे आप खारिज कर दो, चाहे साइड कर दो, अनुमति दे दो, कुछ भी करो, लेकिन अब डिसीजन लो 3 महीने का, ठीक। तो अभी आपको एक साथ बताया हमने, तो हमारे नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस BR गवई। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, भारत के राष्ट्रपति ने उनसे 14 सवाल पूछे थे, ध्यान देना, पूछे थे। अब इसको यहाँ से कनेक्ट करो, जो उसने बताया था, अब इसको यहाँ से कनेक्ट करो। सवाल किस तरीके से पूछे? तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेशित किया था कि आप 3 महीने में ऐसे डिसीजन ले लो, चाहे आप उसको खारिज करो और चाहे आप उस पर अनुमति दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन डिसीजन ले लो 3 महीने। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल किए, उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति ने 3 महीने में डिसीजन नहीं ले पाया तब क्या करोगे? भाई ये तो कह दिया तुमने कि 3 महीने में डिसीजन लो, अगर राष्ट्रपति 3 महीने में डिसीजन ना ले पाए तो ये संविधान में तो लिखा नहीं थी, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगर राष्ट्रपति 3 महीने में डिसीजन ना ले पाए तब क्या किया जाएगा? भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा फिर, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाने पर क्या राष्ट्रपति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे क्या? भाई ये भी तो पूरा क्लियर बताओ कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे गए, उसमें ये एक सवाल ये भी है, वो इसी से संबंधित है कि आपने जो समय सीमा डिसाइड की है, अगर राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, एक ही काम थोड़ी है, बहुत सारे काम, तो अगर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर अगर डिसीजन ना ले पाए तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये व्यवस्था बताए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि अगर राष्ट्रपति ने 3 महीने डिसीजन नहीं लिया तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे राष्ट्रपति पर या नहीं करेंगे, ये बताओ, ठीक। तो अभी इस पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट में सलाह देगा, जो वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल एक सवाल ये वाला पूछा गया है कि अगर 3 महीने में डिसीजन ना ले पाए तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बताया भी तो कि हाँ अगर राष्ट्रपति ने नहीं माना 3 महीने तो मेरा ये भी तो बताए, ये क्वेश्चन पूछा गया 14 में से एक सवाल ये, ठीक। तो ये चीज जानते, ये करंट अफेयर्स के तौर पे
भाई साहब तो पूछते हैं कितने सवाल पूछे गए थे, तो ये कितने 14 सवाल पूछे गए हैं। राष्ट्रपति जस्टिस बी आर गवई से पूछे गए हैं और वर्तमान के जो राष्ट्रपति उन्होंने पूछा है। आर्टिकल अगर पूछा जाए कौन सा है 143 के तहत पूछा गया है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति का पक्ष कौन रखता है, तो ये भी आपको बता दिया था कौन रखता है, भारत महान्यायवादी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सवाल पूछे गए हैं इसमें भारत का पक्ष कौन रख रहा है, भारत की महान्यायवादी रखेंगे आर्टिकल 76 के तहत। ध्यान ऐसा बात है कि देखो सब पहले हो चुके हैं, आप घूम फिर के कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पुराना पढ़ के आओ, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगा। लगभग वो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, बस इधर उधर से जोड़ने वाली चीजें बची हुई है, ठीक है। ये चीजें ये पार्ट हमारा लास्ट हो गया हमारा कि केंद्र और राज्य के विवाद का कारण, ठीक। अब केंद्र राज्य के विवाद के कारण आपको समझ में आ गए, तो फिर हम इसके बाद इसका समाधान देख लेते हैं कैसे करके इनका समाधान प्रस्तुत किया गया। तो केंद्र और राज्य के विवाद का समाधान प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग तरीके की बीच में कई कमेटियां बनी हैं और कमेटियों के साथ साथ कुछ हमारी संस्थाएं भी बनी हैं। कुछ कमेटियां समितियां हैं, वो देखो कौन कौन सी समितियां हैं आपको ध्यान रखना है। हाँ कौन वाला नहीं देखिए तो प्रक्रिया चल रही है अभी तो वही। हाँ एक दिन में नहीं होता, ये बड़ा धीरे धीरे लगेगा। अब एक का तारीख पड़ेगी उसके बाद क्वेश्चन क्या करते हैं 14 क्वेश्चन पूछेंगे, एक नहीं 14 पूछेंगे, ठीक है। तो आप 14 पहले डिस्कस करते रहे क्या करेंगे क्या नहीं, उसके बाद जवाब देंगे। ये लंबी प्रक्रिया होती है, पर ऐसा नहीं कि आज पूछा कल जवाब पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके प्रक्रिया चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर वो रिटायरिंग हो जाए उनकी जगह दूसरे तैयारी आ जाए उनको जवाब देना पड़ेगा। मतलब फाउंडेशन नहीं है कि सलाह देनी ही देनी है, लेकिन पूछे तो जवाब दे भी सकते हैं किस तरीके। तो ये थोड़ा समय लगेगा, अब प्रक्रिया पहले चलेगी उसके बाद सोच विचार के देंगे जवाब। तो इसके बाद हमारा केंद्र राज्य विवाद से संबंधित अलग अलग तरीके की समितियां या आयोग बने। ये देखो समितियां या आयोग कौन से, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, इनकी मेन सिफारिशें ध्यान रखनी है। देखो एक तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। जो एथिक्स पढ़ते हो, एथिक्स का आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट एआरसी सेकंड एआरसी, ठीक, उसकी रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हो, इसको फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। फर्स्ट एआरसी कमीशन कब बना है 1966 में। केंद्र राज्य विवादों के समाधान के लिए सबसे पहला आयोग कौन बनाया गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बनाया गया। इसकी सिफारिशें भी आपको लिखा देंगे, मेन सिफारिशें आपको ध्यान रखनी कौन कौन सी सिफारिशें, वो अलग से लिखवा देंगे। ये हो गया हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके बाद अगर बात करें अगला हमारा कौन सा जाएगा, एक समिति बनाई गई है, इसका नाम है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति की बात करें पहला तो आपको समझ ध्यान रखना है 1969 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी राजमन्नार समिति। इन्होंने कुछ सिफारिशें दी, इन्होंने क्या सिफारिशें दी है इसको भी देख लेंगे। राजमन्नार समिति के अलावा अगली एक समिति और बनाई गई थी, इसको कहते हैं सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, जितने भी केंद्र राज्य विवाद से संबंधित आयोग हैं, ये सबसे मेन आयोग कौन सा है, सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग की अगर बात करें तो पहली बार इसका गठन कब किया गया था, 1983 में इसका गठन किया गया था। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1990 में क्या किया गया था, एक संस्था बनाई गई थी, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद किस तरीके से क्या क्या काम करती है, क्या होती है, इसको भी आगे देखेंगे। ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, 1990 में किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया, सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। आर्टिकल पूछा जाए 263 के तहत, आर्टिकल 263। कई बार डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, केवल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, ऐसे पूछा जाता है। तो आपको बता देना अगर किसी संस्था का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है, किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी, तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसी कोई बॉडी जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इंटर स्टेट काउंसिल कैसी बॉडी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, आर्टिकल 263, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर किसी संस्था का उल्लेख किसी कानून में है, उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है, तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कहते हैं। ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि हम कह सकते
आर्टिकल में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल में नहीं है किसी कानून में है तो स्टैट्यूटरी, और ना तो आर्टिकल में है ना ही कानून में है, कहीं नहीं है। ठीक है, ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है, किसी कानून में भी इसका उल्लेख नहीं है, बस सरकार के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि आपका नीति आयोग या फिर आपकी की योजना आयोग, कैसी बॉडी हो जाती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। ना तो इसके लिए कोई कानून लाया गया है और ना ही इसके लिए कोई आर्टिकल। सरकार ने एक आदेश निकाला, आज से नीति आयोग नामक एक संगठन गठित किया जाता है, तब दिया गया। तो इस तरीके तो ये आपको ये समझना है, किसी आर्टिकल में है तो कैसी हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल, कानून में है स्टैट्यूटरी, और ना तो कानून में है ना ही आर्टिकल में है, उसको क्या कहेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर आपसे इंटर स्टेट काउंसिल पूछी जाए कैसी बॉडी है, 263 की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। किसकी सिफारिश पर बनाई गई है? सरकार या आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 बनाई गई, इसको देख लेंगे। और अगर देखें इसके अलावा एक आयोग और गठित किया गया था, इसका नाम था कुंची आयोग। कुंची आयोग ये गठित किया गया था 2007। ठीक है, ये हमारे इतने आयोग गठित किए गए हैं, ध्यान रखना है, ये सब किससे संबंधित है? केंद्र राज्य विकास से संबंधित है। और इन्होंने मुख्य रूप से किस पर सिफारिशें दी हैं? या तो राज्यपाल के पद पर सिफारिशें दी हैं, दूसरा किस्सा आर्टिकल 356 पे सिफारिश दी है, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज पे सिफारिश दी है। मुख्य रूप से तीन ही चीजों पे इन्होंने सिफारिशें केंद्रित की है, और देखो किस किस तरीके की सिफारिशें दी है, अलग अलग सबकी भी लिखा दी है। जैसे राज्यपाल के मामले में सबकी कॉमन सिफारिशें रही है कि पहली सिफारिश तो ये है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का उसको राज्यपाल बनाया जाए। ठीक है, होम स्टेट नहीं होना चाहिए, मतलब उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये सभी ने लगभग सिफारिशें की। दूसरी बात, इन्होंने एक सिफारिश और की थी ज्यादा करने कि जितने भी राज्यपाल हैं इनको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, मतलब ये एकदम न्यूट्रल रहे, राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ये संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, ये संवैधानिक प्रमुख है। अब पता लगे राज्य के मुख्यमंत्री भी राजनीति कर रहे हैं और राज्य के राज्यपाल भी राजनीति कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, राज्य के राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये सिफारिशें की जाती है। और सिफारिशें भी की गई थी कि कुछ लोगों ने कहा था कि राज्यपाल का पद चुना जाना चाहिए। अभी कैसा होता है, ये इसकी नियुक्ति होती है, कुछ लोग इसका क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन की बात को यहाँ पर नहीं माना है। तो ये सब सिफारिशें आर्टिकल 356 को लेकर कुछ लोगों ने कहा है कि 356 खत्म कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो किसने क्या क्या सिफारिश की इसको देख लेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कुछ आयोग ऐसा नहीं कर, कुछ आयोग सरकारी करना खत्म नहीं करना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से केंद्र का राज्य पर कंट्रोल बना रहता है। जो हमारा केंद्र का राज्य पर कंट्रोल बनाने का सिस्टम है, ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? केंद्र का राज्य पर कंट्रोल बना रहता है कि केंद्र मजबूत है, राज्य हमारे कमजोर हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट कौन से देश के संविधान से लिया गया? विकल्प दे दें, विकल्प दे दें, विकल्प लेके आंसर दो, विकल्प लेके आंसर दो। पहला आपका कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका आंसर हो गया अमेरिका, तीसरा आंसर हो गया कनाडा, और चौथा आंसर हो गया आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ, बताओ कौन से देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र मजबूत होगा, राज्य कमजोर होगा। कनाडा, कनाडा सही आंसर ना बताया, सोवियत संघ और सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ। और जब तक सही आंसर दिया जाएगा और तो आंसर भी दे दिए, विकल्प भी दे दिए, तो पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग में बता था, दूसरी बार आगे मजबूत केंद्र के 7 राज्यों का है ना, कनाडा आ गया, सोवियत संघ आ गया, और बताओ ऑस्ट्रेलिया, और बताओ ये सही आंसर आ रहा है, ये भी बचा हुआ है, किसका मैं कहां पर करेगा? कनाडा है, कनाडा है, कनाडा से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, केंद्र मजबूत होंगे और राज्य हमारे तब हमने कही जब तक सही आंसर दिया जाए तो मतलब आपका आंसर सही आया तो आगे बढ़कर बदल देते 4 मिनट में किसी ना किसी सहयोग हो जाएगा। कहाँ का कॉन्सेप्ट है? कनाडा का कॉन्सेप्ट,
सोर्स ध्यान रखो, कौन सा सोर्स कहां से लिया गया। देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया संबंधित सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है, संबंधित सूची ऑस्ट्रेलिया। यूएसए से क्या लिया गया है, पूरे अधिकार दिए गए हैं, और सोवियत संघ से हमारे पूर्ण दे दिए गए। बाकी ऑस्ट्रेलिया कनाडा से क्या लिया गया है, केंद्रीय सिस्टम वाला ये कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखो कौन सा सिस्टम है। तो ये हमारे कितनी चीज आ जाती है, आयोग। तो पहला कौन सा है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, दूसरा राजमंडल समिति 1969, तीसरा सरकारी आयोग 1983 और चौथा पंछी आयोग 2007। आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, चारों के चारों लिख देंगे और कहीं तो क्रोनोलॉजी से मिला, अगर चारों लिखने समय नहीं लिखेंगे, इसमें लिखे चारों लिख दिया और इनको क्रोनोलॉजी से मिला, इसलिए क्रम से मिला। आपको यही क्रोनोलॉजी ध्यान रखिए। पहली कौन सी है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमंडल समिति 1969, सरकारी आयोग 1983, पंछी आयोग 2007। ओके, ये सरकारी आयोग गठित 1983 में, 1988 तक इसने रिपोर्ट सबमिट की है और 1990 में इसी की सिफारिश पर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, इनके बारे में दो चर्चा, इनकी सिफारिशें केडी डालो, केडी डालो। केंद्र राज्य विभाग से संबंधित समितियां, केंद्र राज्य विभाग से संबंधित समितियां, केंद्र राज्य विभाग से संबंधित समितियां। ऐसे पहला प्लॉट लिखो, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसमें दो दो तीन तीन सिफारिशें के लिखो। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग को दो प्रशासनिक सुधार ऐसी बात करेंगे। प्रशासनिक सुधार प्रथम चाहे करके लिख लो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, इसमें देखो पहला पॉइंट, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, इसका दृष्टिकोण थे मोरारजी देसाई, केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, इसका गठन किया, इसका गठन किया। इसकी प्रमुख सिफारिशें, इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी, इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। नंबर एक, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। नंबर 2, एक अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी का गठन किया जाए। नंबर 2, राज्यपाल को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, राज्यपाल को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका किसी दल पार्टी, जिसका किसी दल है, कोई सक्रिय राजनीतिक ना हो, जिसका किसी दल से संबंध ना हो, जिसका किसी दल से संबंध ना हो,
अगला पॉइंट, केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक शक्तियां, केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक शक्तियां आवंटित की जाए, अधिक शक्तियां आवंटित की जाए। अगला राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति, राजमन्नार दो से राजमन्नार समिति, राजमन्नार 1969, राजमन्नार समिति 1969। केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु की सरकार ने इसका गठन किया, तमिलनाडु की सरकार ने इसका गठन किया। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। नंबर 1, अनुच्छेद 356 को, अनुच्छेद 356 को पूर्णतः समाप्त किया जाए। अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन कहा है, अनुच्छेद 356 को पूर्णतः समाप्त किया जाए। ये सिफारिश, ये उन्होंने सिफारिश की थी योजना आयोग के संबंध में। योजना आयोग, तो योजना आयोग का क्या विस्तार देखते हैं। पहले तो योजना आयोग का राजमन्नार समिति कह रही है कि योजना आयोग को क्या किया जाए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए। कैसे करके, जैसे योजना आयोग की बात करें, अब तो योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था काम करती है, नीति आयोग काम करती है। पहले एक संस्था काम करती थी, कौन सी थी, योजना आयोग। योजना आयोग क्या करती थी, ये पूरे भारत की योजना बनाती थी और उसको लागू तो राज्यों में किया जाएगा। अब लागू राज्यों में किया जाना है और योजना जिसके द्वारा बनाई जाए, तो संस्था किसकी है, केंद्र की है। तो ऐसे में राजमन्नार समिति ने कहा कि योजना आयोग को एक स्टैट्यूटरी दर्जा दिया जाए। भाई इसको अगर एक कानूनी दर्जा दे देंगे तब इसका एक अलग प्रभाव रहेगा। अभी पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में काम करती है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम करती है, ठीक है। और इसको अगर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, मतलब इसके लिए संसद में विधेयक लाना पड़ेगा और संसद में विधेयक लाना पड़ेगा, मतलब उसको कौन पारित करेंगे, सांसद पारित करेंगे। और सांसद कहां से जाते हैं, राज्यों से जाते हैं, सांसद राज्यों से जाएंगे। मतलब इस बॉडी का किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहेगा। अभी ये तरीके से किसके कंट्रोल में काम करती है, केंद्र सरकार की संस्था, तो केंद्र सरकार के साथ में काम कर रही है। इसको अगर स्टैट्यूटरी बॉडी बना दे तो इसका प्रभाव थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक। तो ये सिफारिश किसके द्वारा की गई है, राजमन्नार समिति के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट कि योजना आयोग को, योजना आयोग को, योजना आयोग को एक सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी सांविधिक, योजना आयोग को एक सांविधिक संस्था का दर्जा दिया जाए, सांविधिक दर्जा, संस्था का दर्जा दिया जाए। और इंडिया सर्विसेज के बारे में पॉइंट लिख लूंगा। अखिल भारतीय सेवाओं को, अखिल
भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। ठीक है, मतलब सुधार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे समस्या को पते करो, ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसी बात उनकी नहीं मानी जाए भाई। अगर ऑल इंडिया सर्विस में कोई समस्या है, ऑल इंडिया सर्विस को सुधारा जाए, ऑल इंडिया सर्विस को समाप्त थोड़ी कर दिया जाए। या 356 में कोई अगर गड़बड़ी है तो 356 को सुधारा जाए, और ये अगर ना समस्या जड़ से समाप्त करो। ठीक है, तो ऐसी सिफारिशें राजमंडल समिति की सामान्यतः सिफारिशें मानी गई। सीधी बात, इसको गठन किसने किया है? किसी राज्य की सरकार ने गठन किया है। तो राज्य की सरकार किसके नजरिए सोचेगी? राज्य के नजरिए सोचेगी, ये केंद्र के नजरिए थोड़ी सोचेगी। इस तरीके अगले को सरकारी आयोग, सरकारिया आयोग 1983, सरकारिया आयोग 1983, इसमें तो पहला क्वेश्चन सरकारिया आयोग 1983। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोका जाए, मिसयूज ना किया जाए, तो सुधारा जाए, ये कहना चाहते हैं। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोका जाए। तीसरा पॉइंट, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाए। अगला पॉइंट राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए। अगला पॉइंट, राज्यपाल को 5 वर्ष का, राज्यपाल को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाए। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाए और बिना उचित कारण के, और बिना उचित कारण के राज्यपाल को उनके पद से ना हटाया जाए, ना हटाया जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे सरकारी आयोग की सिफारिश बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। कौन कौन सी बातें सरकारी आयोग की है और राजमंडल की याद रखिए। फिर राजमंडल में क्या है, क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे। ठीक है, राजमंडल तो किसकी है? राज्य की कमेटी है, तो किसकी तरफ से सोचेगी? राज्य सरकार की नजरिए सोचेगी। और ये किसकी है? ये केंद्र सरकार की है, तो सीधे ये किसके तरीके सोचेगी? ये केंद्र सरकार की नजरिए सोचेगी। तो ये चाहेगी कि केंद्र मजबूत बना रहे, और ये चाहेगी
दिखाएंगे कि राज्य हमारा मजबूत है। जैसे राज्य बनाना के लिए ये कह रहे हैं अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ये भी आप कर लेना कि अवशिष्ट शक्तियां ये किसको दी जाए, ये राज्यों को दी जाए। अभी तक अवशिष्ट शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ये कह रहे हैं अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाए, राज्यों को दिया जाए। ये किसकी सिफारिश है, ये राज्य बनाना समिति। मतलब जहां पर राज्यों को जरूरत से ज्यादा मजबूत करने की बात आ जाए तो मान के चलो सिफारिश किसकी होगी, राज्य बनाना समिति की होगी। और केंद्र को मजबूत करने की बात आ जाए तो किसकी सिफारिश होगी, सरकार की। ऐसे कर देखो, ये केंद्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ये राज्य को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस दोनों बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा रखना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि बैलेंस इस तरीके से बना के रखो, समस्या भी समाप्त हो जाए और कोई सा भी आर्टिकल वगैरह आपको पूरी तरीके से हटाना भी ना पड़े। ये करना जहां समस्या इसे जड़ से, ठीक है, इस तरीके तो क्योंकि किसके नजरिए सोचेंगे, देखो तमिलनाडु के सरकार में तो राज्य के नजरिए सोचेंगे। तो एक पॉइंट इसको नोट करो कि अपनी शक्तियां किसमें नहीं तो राज्य में नहीं तो ये सिफारिश किसकी है, राज्य बनाना समिति। लास्ट में दो पॉइंट पूछिए, आप नोट कर लो। अगला पॉइंट देखो, 2007 में हां अंदर से हेडिंग डालो, ऐसे पॉइंट बना के लिखो, इसको कोई ज्यादा सिफारिश नहीं है, खाली पॉइंट बना के लिखना है इसका। अरे लो 2007 में कुंची आयोग, कुंची एम कुंची एम कुंची के जैसा है कुंची आयोग। 2007 में कुंची आयोग का गठन किया गया, कुंची आयोग का गठन किया गया, जिसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय अपने गृह राज्य में, अपने गृह राज्य में नियुक्ति ना दी जाए, अपने गृह राज्य में नियुक्ति ना दी जाए। मतलब अपने राज्य के व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नहीं बना सकते, दूसरे राज्य में भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सिफारिश किया जाएगी। अगला पॉइंट किसी में नोट कर लो, कुंची आयोग में कि राज्यपाल को सक्रिय राजनीति, राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित टॉपिक्स आपके हो गए। अब बस इंटर स्टेट दो राज्यों के बीच विवाद हो चुके हैं कि राज्यों राज्यों के बीच आपस में क्या क्या हो सकता है। तो राज्यों के बीच में विवाद के समाधान के लिए केंद्र राज्य विवाद समाधान आपके हो गए सारी चीजें। अब स्टेट के संबंध आपस में बचे हुए हैं, तो उसमें हो जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल कि राज्यों की आपस में किस तरीके इंटर स्टेट काउंसिल, दूसरी देखेंगे जोनल काउंसिल। ठीक है, इसको देखेंगे तो जोनल काउंसिल वाली दो तरीके की होगी, एक हमारी 5 अलग होगी और नॉर्थ ईस्ट की वाली अलग होगी। उसको देखेंगे और ये और देखेंगे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रिक्ट, दो राज्यों की नदियां बहती हैं, तो नदियों के बीच में जो विवाद हो सकता है। 3 टॉपिक हो गए, कल हमारा ये टॉपिक हो जाएगा और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर ये अवशिष्ट शक्ति वाला किसमें है, अवशिष्ट कौन वाला, ये राजमंडल समिति की सिफारिश है। राजमंडल समिति की सिफारिश है कि अवशिष्ट शक्ति किसको देनी चाहिए, राज्यों को देनी चाहिए। राजमंडल अवशिष्ट शक्ति राज्यों को देनी चाहिए, ये राजमंडल समिति की सिफारिश है। कार्य